So today's topic is oogenesis, most complicated topic. Comparing to spermatogenesis, oogenesis is much complicated process. Okay, so today we'll see oogenesis, structure of ovary, both the topics we'll cover. Okay, अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन आ रहा है और डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहा है, याद रखना वो oogenesis. So let's begin oogenesis process. Okay, oogenesis. Oogenesis begins during fetus life. Okay, so first oogonia are present. Oogonia are present. These oogonia, first they multiply by means of mitosis, forming large number of oogonia. Large number of oogonia. By what kind of cell division? Mitosis. That means first one oogonia will be there and they divide and form two oogonia. Again, from the two oogonia, 4 oogonia are formed. Again, 8 oogonia, 16 oogonia, like that. Millions of oogonia are formed like this. Millions. By what type of cell division? Mitosis. Yaad rakhna. Now what happens after formation of millions? I cannot draw millions of oogonia. So let us consider millions of oogonia are formed. And each oogonia undergo a growth phase and becomes primary oocyte. Okay, millions of oogonia are formed, and after that each oogonia become primary oocyte, and each primary oocyte and start undergoing meiosis 1. meiosis 1 में जाएगा, ये meiosis 1 में जाएगा. और क्या होगा आगे देखिए, get arrested at prophase 1 डिप्लोटीन स्टेज. प्रोफेस 1 डिप्लोटीन स्टेज में क्या होगा? अरेस्ट हो जाएगा, मतलब रुक जाएगा. oogenesis रुक जाएगा. मैं इसलिए यहां पर आगे ड्रॉ नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि यहां पर रुक गया है oogenesis. एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे. सो फ्रॉम द बिगिनिंग टिल दिस, where it happened, when it is happened, this is happened in fetal life. यहां से यहां तक ये फीटस में ही हुआ है. फीटस में ही हुआ है कंप्लीट यहां तक. समझने आ गई बात? अभी डिवाइड होने वाला था लेकिन डिवाइड नहीं हुआ. ओके, वन मोर टाइम आई एम एक्सप्लेनिंग यू. सो व्हेन द फीटस इज फीमेल, inside her ovary oogonia are present. Initially one oogonia will be there, and that oogonia continuously divide by mitosis cell division. और माइटोसिस में क्या होता है आपको मालूम है? डबल होता है. सो वन माइटोसिस हुआ 2 oogonia, सेकंड माइटोसिस में 4 oogonia, नेक्स्ट में 8, नेक्स्ट में 16, नेक्स्ट में 32, 64, 128, 512, ऐसे डबल होते चला जाएगा और मिलियंस ऑफ oogonia बन जाएंगे. And each oogonia grows in size and become primary oocyte. और जैसे ही प्राइमरी oocyte बना वो meiosis 1 में जाएगा, और meiosis 1 में जाते ही अरेस्ट हो जाएगा. कौन आके अरेस्ट करेंगे? meiosis 1 में पैकेटीन, ये डिप्लोटीन बोल के एक स्टेज है. यू नो, प्रोफेस 1 ऑफ meiosis, it is divided into 5 sub stages. लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकेनासिस बोल के 5 स्टेजेस होते हैं meiosis 1 के. प्रोफेस 1 में डिप्लोटीन स्टेज में जाके अरेस्ट हो जाता है वो.
एंड इट गेट अरेस्टेड, और ये अरेस्ट हो जाता है, कितने दिन तक अरेस्ट हो जाता है? 10 to 12 ईयर तक यहीं पे ऐसे ही अरेस्ट होकर। एट प्यूबर्टी, बिलो लाइन क्या लिख रहा हूं मैं? At puberty, when a female become 10 to 12 years of age, that time meiosis 1 again restart। पहले स्टार्ट हो गया था, रुक गया था। यहां तक क्लियर है ना सबको? एनी क्वेश्चन अप टू दिस? एवरीथिंग क्लियर? ओके। उगोनिया, दे बिकम प्राइमरी oocyte, गेट अरेस्टेड, अरेस्ट हो गया, रुक गया oogenesis, फिर रीस्टार्ट होगा एट प्यूबर्टी, और रीस्टार्ट होकर ये डिवाइड करेगा, डिवाइड करके एक छोटा सा सेल बनेगा और एक बड़ा सा सेल बनेगा। नाउ दिस स्मॉलर सेल इज कॉल्ड फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी, एंड दिस लार्जर सेल इज कॉल्ड सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte। और एक बात यहां पे क्लियर कर लीजिए, प्राइमरी oocyte इज डिप्लॉयड 44A प्लस XX होता है, मतलब 46 क्रोमोसोम होते हैं। जबकि सेकेंडरी oocyte क्या होता है? हैप्लॉइड। पोलर बॉडी क्या होता है? हैप्लॉइड। मतलब 23 दे दो दोनों की। व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ पोलर बॉडी? तो बोलना आप हैप्लॉइड बोलना, दे आर हैप्लॉइड, दे आर आल्सो हैप्लॉइड। यन लिख दूं इधर, ये भी यन, ये भी यन है, यन है, ठीक है। दिस इज व्हाट इक्वल साइटोकाइनेसिस और अनइक्वल साइटोकाइनेसिस? unequal cytokinesis, unequal cytokinesis result in formation of first polar body and a large bulk of the cytoplasm, bulk of the nutrient is retained by secondary oocyte। समझ गए? क्लियर है? अगर आपके पास एक डेयरी मिल्क चॉकलेट है और दो ब्रदर्स हैं, कैसा डिवाइड करेंगे? इक्वल डिवाइड करेंगे या अनइक्वल डिवाइड करेंगे? किसमें ज्यादा मजा है? अनइक्वल डिवाइड करने में ज्यादा मजा है ना। सारा न्यूट्रिएंट एक तरफ, एक को बहुत थोड़ा सा मिलेगा, है ना, साइटोप्लाज्म। अब आप बोलेंगे ऐसा अनइक्वल साइटोकाइनेसिस क्यों है? क्योंकि इसका फ्यूचर ब्राइट है। किसका? सेकेंडरी oocyte का फ्यूचर ब्राइट है। पोलर बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिले, सो इट विल बी लॉस्ट and it will degenerate. What is the future? Many students they ask what happens to polar body? बुक में ढूंढ रहे हैं, कहां पे भी लिखा हुआ नहीं है। पोलर बॉडी क्या करता है आगे? कुछ भी नहीं करता, हो गया उसका खत्म, न्यूट्रिएंट नहीं है उसके पास। इट वेट फॉर सम पीरियड एंड देन डीजनरेट, कुछ दिन वेट करेगा फिर डीजनरेट हो जाएगा। ओके। फिर सेकेंडरी oocyte बनने के बाद फिर अरेस्ट, फिर अरेस्ट हो गया। कितने साल के बाद स्टार्ट हुआ था? 12 इयर्स की एज में स्टार्ट हुआ था रीस्टार्ट, और फिर स्टॉप हो गया। अब रीस्टार्ट होना बोले तो यहां पर सेकेंडरी oocyte को, ये सेकेंडरी oocyte है ना, इसको आके एक स्पर्म पिनिट्रेट करना पड़ेगा। स्पर्म आके पिनिट्रेट करेगा यहां पर। व्हेन स्पर्म पिनिट्रेट सेकेंडरी oocyte, इट इज सेकेंडरी oocyte। ओके, सेकेंडरी oocyte, मैं बोला कि सेकेंडरी oocyte फिर स्टॉप हो गया था और स्पर्म का वेट कर रहा था। जब स्पर्म आएगा तो रीस्टार्ट, ठीक है। स्पर्म आएगा, सेकेंडरी oocyte को पिनिट्रेट करेगा, देन इट विल कंप्लीट मियासिस 2। तब ये मियासिस 2 कंप्लीट करके और एक पोलर बॉडी बनाएगा छोटा सा,
ठीक है, वापस आइए। थोड़ा ऑफलाइन हो गया था मैं, और एक बार समझा रहा हूं, देखिए। सेकेंडरी oocyte एंटर्स इन मियासिस 2 एंड गेट अरेस्टेड, अगेन अरेस्टेड, मियासिस 2 में अरेस्ट हो जाएगा, फिर स्पर्म आके पिनिट्रेट करेगा, तो मियासिस 2 कंप्लीट होगा एंड फॉर्म द अगेन ओवम एंड ए सेकेंड पोलर बॉडी। ये कौन सा पोलर बॉडी है? सेकेंड पोलर बॉडी है, सेकेंड पोलर बॉडी एंड द ओवम। ठीक है, क्लियर हो गया? So many questions are possible through this schematic representation of oogenesis। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि एक पॉइंट है यहाँ पे, इक्वल साइटोकाइनेसिस और अनइक्वल साइटोकाइनेसिस। मियासिस ऑफ oogenesis, मियासिस ऑफ oogenesis, अनइक्वल साइटोकाइनेसिस, अनइक्वल साइटोकाइनेसिस याद रखेंगे, अनइक्वल साइटोकाइनेसिस, अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होगा। वही अगर स्पर्मेटोजेनेसिस में बोलेंगे तो इक्वल, इक्वल साइटोकाइनेसिस था, यहां पे अनइक्वल साइटोकाइनेसिस। सो वन शुड रिमेंबर oogenesis इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस और डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। oogenesis इज डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूअस कहां है? नहीं है कंटिन्यूअस, बहुत बार रुक जा रहा है बीच बीच में, राइट? oogenesis इज ए डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। एंड थर्ड पॉइंट, primary oocyte get arrested in which stage? Very important question. Primary oocyte get arrested in which stage? डिप्लोटीन स्टेज। अगर ऑप्शन में डिप्लोटीन नहीं है तो प्रोफेस 1 ऑफ मियासिस बोल सकते हैं आप। ये भी एक पॉइंट लिख लेना चाहिए। प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte arrested, arrested at प्रोफेस 1, प्रोफेस 1 डिप्लोटीन स्टेज, डिप्लोटीन स्टेज में जाके रुक जाएगा ये, प्रोफेस 1 डिप्लोटीन स्टेज। ओके, देन secondary oocyte also get arrested, secondary oocyte also get arrested in which stage? मियासिस 2, मियासिस 2 का कौन सा स्टेज? मियासिस 2 में भी स्टेजेस होते हैं ना, मिया प्रोफेस 2, मेटाफेस 2, एनाफेस 2, टीलोफेस 2, कौन सा स्टेज? मियासिस 2 में भी कौन सा स्टेज? यस, तो लिखेंगे यहां पर सेकेंडरी oocyte, secondary oocyte arrested at meiosis 2, yes meiosis 2 मेटाफेस 2, meiosis 2 के मेटाफेस 2 में अरेस्ट होता है। थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए यहाँ पे सेल साइकिल का, क्योंकि मैं स्टेजेस के नाम बता रहा हूं। डिप्लोटीन, ये डिप्लोटीन क्या है तो आपको मालूम रहना चाहिए। डिप्लोटीन इज ए स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। सेकेंडरी oocyte फिर ऑफलाइन हुआ था, और एक बार मैं बता रहा हूं, सेकेंडरी oocyte अरेस्ट हुआ है, सेकेंडरी oocyte अरेस्टेड इन meiosis 2 which stage? मेटाफेस 2 stage. Okay, one more, next one. Meiosis 2 is completed. When meiosis 2 is completed? Only when sperm penetrate secondary oocyte. यही क्वेश्चन था ना 2020 में। When meiosis 2 is completed, सेकेंडरी oocyte वेट करेगा स्पर्म का, फिर स्पर्म आके सेकेंडरी oocyte को नॉक करेगा, डोर को जैसे नॉक करते हैं ना वैसे नॉक करेगा सेकेंडरी oocyte को, स्पर्म नॉक। ठीक है, नॉक करने के बाद सेकेंडरी oocyte बोलेगा कौन है, तो बोलेगा स्पर्म है, तो मियोसिस 2 कंप्लीटेड। ठीक है, इफ देयर इज नो स्पर्म, secondary oocyte wait for 2 days and after that degenerates. If there is no fertilization, if fertilization, what happens? Meiosis 2 completes. If there is no fertilization, secondary oocyte wait for 2 days, 2 दिन तक वेट कर सकता है, उसके बाद डीजनरेट हो जाएगा वो, स्पर्म नहीं आया बोल के सुसाइड कर लेगा वो। सेकेंडरी oocyte, secondary oocyte, secondary oocyte can wait
अप टू 2 days, 2 दिन तक वेट करेगा वो फॉर स्पर्म. इफ देर इज नो स्पर्म, if there is no sperm, it degenerates. If there is no sperm, if there is no sperm, it degenerate. बिल्कुल लाइट मत लीजिए, oogenesis बहुत ही इंपॉर्टेंट है. oogenesis से क्वेश्चन स्टैंडर्ड बनते हैं, क्योंकि स्टेजेस के नाम पूछे जा सकते हैं आपको. सेकेंडरी oocyte कैन वेट फॉर हाउ मेनी डेज? 2 days, 48 आवर्स तक. 48 आवर्स तक वेट करेगा. इफ देर इज नो स्पर्म, इट डीजनरेट. इफ देर इज स्पर्म, अगर स्पर्म आ जाएगा तब क्या होगा? meiosis 2 completed. when meiosis 2 is completed, बोलिए. बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. meiosis 2 कब कंप्लीट होगा? meiosis 2 is completed. meiosis 2 is completed only if the sperm penetrates secondary oocyte. बात समझने आ गई? meiosis 2 is completed. meiosis 2 is completed only if the sperm penetrates secondary oocyte. समझ नहीं बात? meiosis 2 is completed only if the sperm penetrates secondary oocyte. just before fertilization या आफ्टर फर्टिलाइजेशन? meiosis 2 कब कंप्लीट होगा? देखो यहां पे डायग्राम में, देखो मैं क्या बोल रहा हूं आपको. स्पर्म पहले पिनिट्रेट करेगा सेकेंडरी oocyte को, फिर ओवम बनेगा. क्या जाइगोट बनेगा? ओवम बनेगा. मतलब बिफोर फर्टिलाइजेशन की बात है ये. स्पर्म अभी भी यहीं पे है, डोर पे ही है, नॉक कर रहा है. अभी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है. अभी फर्टिलाइजेशन मतलब इफ स्पर्म एंड ओवम आर फ्यूज्ड, दैट मींस फर्टिलाइजेशन इज ओवर. क्लियर है बात? meiosis 2 is completed only if the sperm penetrate secondary oocyte just before fertilization. अभी ये बहुत सारे चीजें हैं यहां पे समझने के, उसको मैं फ्लो चार्ट के थ्रू समझा दूंगा. देखिए नो वन मोर टाइम oogenesis को. और अब मैं जो है डायग्राम के फॉर्म नहीं बता रहा हूं, मैं फ्लो चार्ट के फॉर्म में बता रहा हूं. वन मोर चांस, यू कैन अंडरस्टैंड थ्रू फ्लो चार्ट आल्सो. ओके. millions of oogonia in each ovary. Millions of oogonia in each ovary are formed. Each ovary, both of the ovary नहीं बोल रहा हूं. In each ovary, one more time, millions of oogonia in each ovary are formed before birth and no oogonia added after birth. ठीक है? क्लियर है यहां तक? नाउ oogonia become, क्या बनेगा बोलो? oogonia डायग्राम याद है? oogonia क्या बन रहा था? प्राइमरी oocyte बन रहा था. oogonia grows into primary oocyte. oogonia grows into primary oocyte. ठीक है? उसके बाद क्या होगा? oogonia grows into primary oocyte. प्राइमरी oocyte अरेस्ट हो गया. प्राइमरी oocyte लिख लीजिए सब. प्राइमरी oocyte अरेस्ट हो गया है. इन विच स्टेज? डिप्लोटीन स्टेज of Prophase 1. डिप्लोटीन स्टेज ऑफ Prophase 1. नाउ आफ्टर दैट, उसके बाद क्या होगा? by the time of puberty, 60,000 to 80,000 primary follicles left in each ovary.
ईच ओवरी में 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल, फॉलिकल मतलब ओवरी के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं फॉलिकल्स हैं। प्राइमरी oocyte को मैं प्राइमरी फॉलिकल भी बोल सकता हूं, प्राइमरी oocyte को ही प्राइमरी फॉलिकल बोलूंगा मैं, समझ गए। बाय द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, पहले मिलियन से कहानी शुरू हुई, मिलियन से बात शुरू हुई, 1000 में आ गई बात, तो बोलेंगे अब बाकी के कहां गए प्राइमरी oocyte। 1 मिलियन थे सपोज, तो 1 मिलियन प्राइमरी oocyte रहना ना, और 1 मिलियन प्राइमरी oocyte बोलते तो 1 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल रहना चाहिए, लेकिन नहीं है, कहां गए बाकी के, रिमेनिंग ऑल डीजेनरेट, रिमेनिंग ऑल प्राइमरी फॉलिकल्स 60,000 से 80,000 बचेंगे, बाकी के पूरे डीजेनरेट, रिमेनिंग ऑल प्राइमरी फॉलिकल डीजेनरेट, डीजेनरेट हो जाएंगे बाय द प्रोसेस, by the process of, yes, what is the process, by the process of follicular atresia. This question is also very important, what is meant by follicular atresia. Millions of oogonia are present at the initial, but by the time of puberty only 6,000 to 60,000 to 80,000. When oogonia are more, at birth या at puberty, at old age, बोलो, एट बर्थ सबसे ज्यादा उगोनिया का है एट द टाइम ऑफ बर्थ है, एंड बाय द टाइम ऑफ प्यूबर्टी कितने ओरियन फॉलिकल बचे हैं, 60,000 से 80,000, बाकी के सारे डीजेनरेट बाय व्हाट प्रोसेस, फॉलिकुलर एट्रेसिया, ये याद रखना है। यस, दिस इज क्लियर, चलिए ये क्लियर हो गया है। So these two questions, how to do these two questions? Number one question, one primary oocyte produces how many ovum? oogenesis का अगर प्रोसेस का डायग्राम चेक करेंगे आप, one primary oocyte becomes one secondary oocyte, one secondary oocyte becomes one ovum, तो इसका आंसर आ गया 1, सही है। अगर कल के नोट्स चेक करिए आप, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का चेक करिए, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बने थे, 4 स्पर्म बने थे, ये याद रख के चलिए, क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर। ठीक है, नाउ कमिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म और स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, दोनों भी देखना पड़ेगा। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म देखिए, स्पर्म का स्ट्रक्चर तो याद रहेगा, मैक्सिमम स्टूडेंट्स दे नो। सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्पर्म के स्ट्रक्चर में भी जो ध्यान में रखना है आपको। So one sperm, it is having first a cap-like structure in the head region. Head region is having a cap-like structure called acrosome. Acrosome is present in the head region, and below the acrosome there will be a nucleus, sperm nucleus. ये sperm nucleus है, and below the head you can see a small neck is there, and inside the neck there are 2 centriole. How many centriole? 2 centriole, 2 centriole होंगे neck region में। What are the names of those centriole? The first centriole is called proximal centriole, first centriole proximal centriole, and the second centriole is distal centriole. नेक रीजन में होंगे सेंट्रियोल, याद रखेंगे कहां पर होंगे सेंट्रियोल, नेक रीजन में, ठीक है। नाउ फ्रॉम द डिस्टल सेंट्रियोल, from the distal centriole a filament is formed, axial filament is formed, and this axial filament is running throughout the length of sperm. axial filament बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, axial filament is running throughout the length of sperm.
Who is forming axial filament? Distal centriole. Axial filament is actually helping for locomotion, movement of the sperm. Of course, tail is the main locomotion center. Sperm is moving with the help of tail, and tail is supported by axial filament. टेल को सपोर्ट करने वाला एक्सियल फिलामेंट है. नाउ दिस एरिया बिलो द नेक इट इज कॉल्ड मिडिल पीस. मिडिल पीस है ये. Inside the middle piece you can find several mitochondria. Here several mitochondria are there. माइटोकॉन्ड्रिया हैं, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं मिडिल पीस में, फॉर सप्लाइंग एनर्जी, फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी. Several mitochondria are there. Mitochondria for generating energy for the movement of sperm. क्लस्टर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी बोल सकते हैं. टेल के अंदर बोलिए क्या है ये? एक्सियल फिलामेंट. टेल के अंदर एक्सियल फिलामेंट है. एंड द स्पर्म इज एन एनिमल सेल. एक स्पर्म क्या है? एनिमल सेल है. तो एनिमल सेल है मतलब स्पर्म इज एंटायरली कवर्ड बाय आउटर मोस्ट लेयर. व्हाट इज द लेयर नेम? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलना चाहिए. Sperm is entirely covered by an outermost layer, plasma membrane. क्योंकि एक एनिमल सेल है, एनिमल सेल में आउटरमोस्ट लेयर क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब आप बोलेंगे इसमें क्या क्या पॉइंट्स हम याद रखना है? व्हाट आर द पॉइंट्स टू रिमेंबर हियर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटरमोस्ट लेयर लिख दीजिए. Now what are the points to remember here? In single ejaculation, the males are releasing about 200 to 300 million sperms. 200 to 300 million sperms in single ejaculation. Single ejaculation. 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स एक बार में रिलीज होंगे मेल से. So much of sperms, 200 to 300. Out of 200 to 300 million sperm, only one sperm will be the winner, and that will become zygote, and zygote becomes embryo. Embryo later on become fetus. Fetus से एक baby. Out of 300 million sperm. मतलब एक रेस है, समझ लो एक रेस है, 300 मिलियंस की रेस है, उसमें एक विनर है. नेक्स्ट, फॉर द फर्टिलिटी ऑफ मेल, फॉर द फर्टिलिटी ऑफ मेल, एक मेल फर्टाइल होने के लिए, फर्टिलिटी ऑफ मेल 60% स्पर्म should be of normal shape and size. नॉर्मल शेप एंड साइज. आप बोलेंगे सर इतने ज्यादा स्पर्म क्यों? 300 मिलियन स्पर्म्स. बिकॉज लॉट्स ऑफ स्पर्म्स आर नॉन मोटाइल या हैविंग वेरी लेस टेल और नॉट हैविंग माइटोकॉन्ड्रिया. कई स्पर्म जो है नॉर्मल शेप के नहीं रहेंगे. तो एक फर्टाइल मेल बनने के लिए कितने स्पर्म जो है नॉर्मल शेप एंड साइज के होना चाहिए? 60%. आउट ऑफ 300 मिलियन के 60 स्पर्म जो है, 60% स्पर्म दे शुड बी नॉर्मल शेप एंड साइज. एंड 40% स्पर्म, 40% sperm should be having vigorous motility. 40% sperm vigorous motility दिखाना चाहिए, तभी वो फर्टाइल बन सकता है. अदरवाइज दैट मेल विल बी इनफर्टाइल. 300 मिलियन स्पर्म में से 60% स्पर्म नॉर्मल शेप एंड साइज के होना चाहिए, 40% विगरस मोटिलिटी के होना चाहिए. ओके, इसका मतलब एक अंदाजा आप लगा सकते हैं. मैं बोल रहा हूं 40% स्पर्म मोटिलिटी दिखाना चाहिए. इसका मतलब यह है कि मैक्सिमम स्पर्म्स आर नॉन मोटाइल और दे आर डिफेक्टिव.
So that's why they are wasted. Okay, रेस है 300 का, एक विनर रहेगा बस. Now one more point here. Cluster of mitochondria present in middle piece is called Nebenkern. What is Nebenkern? Note कर लीजिए. What is Nebenkern? Cluster of mitochondria present in middle piece of the sperm. Group of mitochondria, cluster of mitochondria present in middle piece of the sperm. It is called Nebenkern. Cluster of mitochondria. Cluster of mitochondria को बोल रहे हैं Nebenker. And one more thing, middle piece of the sperm, it should be called, middle piece of the sperm, it should be called sperm engine. क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी बनाएंगे, स्पर्म इंजन बोल रहे हैं. मोटिलिटी के लिए जो एनर्जी चाहिए आपको, दैट एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय मिडिल पीस. तो दैट्स व्हाई मिडिल पीस इज कॉल्ड स्पर्म इंजन. ओके, क्लियर है. नेक्स्ट, और क्या यहां पे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना चाहिए? अक्रोजोम याद रखना चाहिए. व्हाट इज अक्रोजोम? Acrosome is a cap-like structure in the sperm head. Cap-like structure in the sperm head, and this acrosome is developing from Golgi complex. Golgi complex से बनेगा acrosome. Golgi complex से बनेगा acrosome. Acrosome में क्या होगा? Acrosome has sperm lysine enzymes. Sperm lysine enzymes. Sperm lysine, कुछ एंजाइम्स हैं अक्रोजोम के अंदर which dissolve, which break down egg membranes during fertilization. एग जो होता है, ओवम जो होता है ना, ओवम के ऊपर बहुत सारे मेम्ब्रेन होते हैं, वो मेम्ब्रेन्स को ब्रेक करना होता है, तब स्पर्म अंदर एंटर कर सकता है. एंड हाउ द membranes of the egg are broken? It is broken by acrosome, because acrosome is having several sperm lysine enzymes. Yes. Next, nucleus of the sperm. What is present inside the nucleus of sperm? Nucleus of the sperm is having 22A plus X or 22A plus Y. There are two types of sperm. 22A plus X वाले sperm है, 22A plus Y वाले sperm है. Exactly in equal proportion, a male produces 50% X containing sperm, 50% Y containing sperm. ये 50% sperm है और ये 50% sperm है. अब कौन सा sperm जो है विनर होगा, ओवम के साथ कौन फ्यूज होगा, दैट विल डिसाइड द सेक्स ऑफ द बेबी. बिकॉज ओवम तो हमेशा, अभी अभी देख के आ रहे हैं, ओवम तो हमेशा क्या है, 22A plus X. अगर ये X वाले स्पर्म ओवम के साथ फ्यूज हो गए, 22A plus X, 22A plus X, 44A plus XX मतलब फीमेल बेबी. और अगर ये 22A plus Y वाला फ्यूज होगा ओवम के साथ, 22A plus Y plus 22A plus X करो, क्या होता, 44A plus XY मतलब मेल बेबी. So sex of the baby is decided by sperm or ovum. The type of the sperm decide sex of the baby. ठीक है. And one more thing, if I take cross section of middle piece, अगर मिडिल पीस का क्रॉस सेक्शन लेके देखेंगे, अंदर क्या दिखेगा, माइटोकॉन्ड्रिया दिखेंगे. और क्या दिखेगा, क्रॉस सेक्शन ऑफ द मिडिल पीस शो 9+2 अरेंजमेंट बोलते हैं. क्रॉस सेक्शन ऑफ मिडिल पीस शोज 9+2 अरेंजमेंट. नॉट ओनली मिडिल पीस, इवन टेल भी बोल सकते हैं हम. टेल का भी अगर क्रॉस सेक्शन लेंगे, स्पर्म टेल शो 9+2 अरेंजमेंट. अब
फिर क्या है भाई ये 9+2। अगर मैं टेल कट कर रहा हूं या मिडिल पीस कट कर रहा हूं तो अंदर मुझे 9+2 अरेंजमेंट दिख रहा है। व्हाट इज 9+2 अरेंजमेंट? लेट अस सी। 9+2 अरेंजमेंट इज नथिंग बट अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। See, for locomotion, we are having bones, we are having skeleton for doing locomotion, right? Similarly, sperm also needs some structure, supporting structure for moving, and that structure is nothing but microtubules. तो माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ पे कितने रहना चाहिए? 1 2 3 4 हो गए, ये 5 हो गए, ये 6 7 8 9 माइक्रोट्यूब्यूल आउटसाइड रहेंगे और 2 माइक्रोट्यूब्यूल सेंटर में रहेंगे। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड 9+2 अरेंजमेंट। एक्चुअली 9+2 इज व्हाट? 9+2 इज नथिंग बट अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स और डिटेल में ये आ जाएगा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में, सीलिया और फ्लैजेला का स्ट्रक्चर पढ़ते वक्त। बस यहां पर हम ये याद रखना है, इवन स्पर्म टेल और मिडिल पीस इज आल्सो हैविंग 9+2 अरेंजमेंट। व्हाट इज दैट 9+2 अरेंजमेंट? 9 माइक्रोट्यूब्यूल। ये कितने माइक्रोट्यूब्यूल हैं? 9 हो रहे हैं ना, देख लीजिए 9 हो गए। 9 peripheral microtubule outer side and 2 microtubule at the center. This is called 9+2. यही है 9+2 अरेंजमेंट। सारे पॉइंट आ गया, एक्रोजोम आ गया, न्यूक्लियस आ गया, और कुछ बचा तो आप बोलो जल्दी से। कुछ बच गया क्या? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल बचा ना। डिस्टल सेंट्रियोल का फंक्शन तो क्लियर हो गया है। डिस्टल सेंट्रियोल हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ एक्सियल फिलामेंट विच सपोर्ट टेल for locomotion, for movement, for swimming of the sperm. What about proximal centriole? दो डॉट्स दिखा रहे हैं वहां नेक में, एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, एक डिस्टल सेंट्रियोल। व्हाट इज सेंट्रियोल? सेंट्रियोल क्या है? सेंट्रियोल हेल्प इन सेल डिवीजन इन एनिमल्स। सेंट्रियोल हेल्प इन सेल डिवीजन ऑफ एनिमल। सेंट्रियोल एक सेल ऑर्गेनल का नाम है, एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में बिल्कुल नहीं होते। सेंट्रियोल आर नॉट प्रेजेंट इन प्लांट सेल, सेंट्रियोल आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल, एंड सेंट्रियोल हेल्प इन इनिशिएटिंग सेल डिवीजन। आप बोलेंगे सेल डिवीजन, स्पर्म है, स्पर्म में क्या कर रहा है सेल डिवीजन? ये स्पर्म में सेल डिवीजन नहीं कराएगा। ये जब स्पर्म ओवम के अंदर जाएगा ना, ये ओवम, ये स्पर्म अंदर आ गया, नाउ इट बिकम जाइगोट, है ना। अब जाइगोट स्टार्ट करेगा, आवर लाइफ बिगिंस विद जाइगोट, है ना। जाइगोट डिवाइड करके 2 सेल बनना, फिर 4 सेल बनना, फिर 8 सेल बनना, फिर 16 सेल, फिर 32 सेल। सेल डिवीजन स्टार्ट्स in zygote, and for initiating cell division what is required? Centriole is required. बात समझ में आ रही? Zygote has to divide. This complete body is formed from the zygote. Million trillions of cells are formed from the single zygote. And how the cell division is occurring in zygote? With the help of centriole. And which centriole? Proximal centriole. Proximal centriole. आप लिख सकते हैं, sperm donate proximal centriole to ovum at the time of fertilization. मदर साइड ओवम है और ओवम के पास सेंट्रियोल नहीं है। समझ में आ गया? क्लियर है? जर्नी पे आ गए, एक जर्नी, बहुत लॉन्ग जर्नी है और 9 मंथ्स की जर्नी है प्रेगनेंसी, और वो जर्नी में क्या है? टिफिन बॉक्स ही नहीं बनाए, ओवम के पास कुछ भी नहीं है, तो अब कौन देना? सेंट्रियोल। स्पर्म देगा। कौन सा सेंट्रियोल देगा? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल देगा, डिस्टल नहीं, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। क्लियर है? सो दीज आर ऑल द पॉइंट्स। अब सारे चीजें कवर हो चुके हैं स्पर्म के।
Now one more thing you should remember, ovary. This is the structure of ovary. One ovary. Females have how many ovaries? Two ovaries. One pair ovary, right? Females have one pair ovary. One ovary produces how many ovum in 1 year? Females have two ovaries. Everyone knows. ठीक है, तो 6 ओवम यहां से रिलीज होंगे, 6 ओवम यहां से रिलीज होंगे. समझ गए? राइट ओवरी से 6 ओवम, लेफ्ट ओवरी से 6. अल्टरनेट होता है. अगर सितंबर मंथ में ओवम राइट ओवरी से निकल रहा है तो अक्टूबर मंथ से लेफ्ट ओवरी से निकलेगा. अब राइट से आया लेफ्ट से आया नहीं मालूम कर सकते हम, उसके लिए करना पड़ेगा, अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा. ठीक है, राइट से आएंगी लेफ्ट से आएंगी किसको मालूम. द बेबी डेवलप्ड, बेबी बॉर्न. अब वो बर्थ होने के बाद ये कौन से ओवरी से आया था, राइट ओवरी से या लेफ्ट ओवरी से, मुश्किल है बताना. Anyhow, a non-pregnant female undergoes how many menstrual cycle in 1 year? 12 menstrual cycle. In each menstrual cycle, one ovum. In each menstrual cycle, one ovum. That means from each ovary, 6 ovum. 2 ओवरी हैं. तो ओवरी में क्या होते हैं? सबसे पहले ब्लड वेजल्स होते हैं. देखिए, ओवरी में कुछ ब्लड वेजल्स रहते हैं टू सप्लाई द न्यूट्रिशन. ये ब्लड वेजल्स हैं. These are the blood vessels to supply the nutrition or to supply the blood to the ovary. Inside the ovary, first what is present? पहले क्या होगा? प्राइमरी oocyte रहेगा. पहले क्या रहेगा? प्राइमरी oocyte रहेगा. कहानी कहां से शुरू हुई थी? याद करो, ऊगोनिया था पहले. ऊगोनिया क्या बने थे? प्राइमरी oocyte बन गए थे. तो प्राइमरी oocyte क्या बनेगा? प्राइमरी फॉलिकल बनेगा. सपोज दिस इज प्राइमरी oocyte है ये. This is primary oocyte. Now this primary oocyte becomes primary follicle. Primary follicle. It becomes primary follicle. अब आप बोलेंगे what is the difference? डिफरेंस क्या है? प्राइमरी oocyte प्राइमरी फॉलिकल में डिफरेंस क्या है? हाँ, डिफरेंस क्या है? तो ये रहा प्राइमरी फॉलिकल. तो प्राइमरी फॉलिकल में क्या होता है? ये लेयर ऑफ सेल इज प्रेजेंट अराउंड द प्राइमरी oocyte. ए लेयर ऑफ सेल. In secondary follicle, there are 2 layer of cells around the primary oocyte. अच्छा, oocyte तो वही है, primary oocyte ही है. This primary oocyte become primary follicle, then become secondary follicle. I am showing you stages of development. Stages of development. ये secondary follicle है. You can see how follicles are growing. Size में भी increase हो रहा है, number of cells में भी increase हो रहे हैं. Secondary follicle. Now the secondary follicle will become tertiary follicle. In tertiary follicle, this is the primary oocyte, and this is the fluid filled cavity. अच्छा, प्राइमरी फॉलिकल में कोई कैविटी नहीं थी, सेकेंडरी फॉलिकल में कोई कैविटी नहीं है. टर्शरी फॉलिकल में, दिस इज द टर्शरी फॉलिकल. टर्शरी फॉलिकल, और इसके अंदर ये एंट्रम बोल के कैविटी है. एंट्रम इज द कैविटी. एंट्रम. एंड सो मेनी लेयर ऑफ सेल्स अराउंड दिस. मेनी लेयर्स, बहुत सारे लेयर्स रहेंगे. Now this tertiary follicle grows in size and becomes Graafian follicle. क्या बन जाएगा अब ये? Graafian follicles. ये बन गया है Graafian follicle. डेफिनेटली आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे.
आई एम वेटिंग फॉर दोस क्वेश्चंस. कल जो है यही टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं वन मोर टाइम. ऊजेनेसिस. ऊजेनेसिस तक एनसीईआरटी में क्या क्या डाउट है आप कल पूछ सकते हैं आप ऊजेनेसिस तक. नाउ दिस ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर्स. ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर्स एंड रिलीज एस व्हाट. ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर हो गया. जैसे मैं आपको पहले बताया था अनराइपन मैंगोज, बहुत सारे अनराइपन मैंगोज धीरे धीरे वो ग्रो होते हैं, फिर राइपन हो जाते हैं, फिर सॉफ्ट हो जाते हैं, फिर उसमें से सीड निकल जाता. तो ये है ओवम. ये ओवम है या नहीं तो मोर करेक्टली व्हाट यू शुड से सेकेंडरी oocyte. ये बात जो है बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज करती है. ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर होने के बाद क्या निकलता है, ओवम निकलता है या सेकेंडरी oocyte निकलता है. तो दोनों बातें सही हैं. अगर एग्जाम में दोनों भी दे दिया तो सेकेंडरी oocyte इज मोर करेक्ट. समझ में आ गया. हाँ, अगर ऑप्शन में सेकेंडरी oocyte नहीं है तो बोलो ओवम बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मोर करेक्टली सेकेंडरी oocyte यू शुड से, क्योंकि सेकेंडरी oocyte को अब आके स्पर्म जो है पिनिट्रेट करेगा, मियोसिस 2 कंप्लीट होगा. राइट नाउ ओवम तो रिलीज हो गया ओवरी से. ओवम तो रिलीज हो गया. अब ओवम की जर्नी शुरू. कहां, ओवरी से बाहर निकले. ओवरी से बाहर निकल के कहां जाना, फिमरिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये फैलोपियन ट्यूब, इसके फिमरिए, यहां पर ओवरी था. ठीक है. सो फ्रॉम हियर ओवम रिलीज फिमरिए, फिर इन्फंडिबुलम, फिर एम्पुला, है ना. वहां पे जर्नी शुरू हो गई. नाउ रैप्चर्ड ओवरियन फॉलिकल का क्या होगा. रैप्चर्ड ओवरियन फॉलिकल grows into carpus luteum. Ruptured ovarian follicle grows into carpus luteum. येलो बॉडी. बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में, उसको अच्छे से कॉन्सेप्ट और एक बार एनसीईआरटी में अच्छे से पढ़ो, एक बार नोट्स करो. डेफिनेटली क्वेश्चन आना चाहिए और वो क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में. ठीक है. So these are all stages of development. Just stages हैं, देखो याद रख लेके जाना. फर्स्ट ओवरी में प्राइमरी oocyte रहेंगे, फिर प्राइमरी फॉलिकल बनेगा, फिर सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, फिर टर्शियरी फॉलिकल बनेगा, फिर ग्राफियन फॉलिकल बनेगा. ग्राफियन फॉलिकल के बाद रप्चर होगा. रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल इज कॉल्ड ओव्यूलेशन. Rupturing of Graafian follicle is called ovulation. And during ovulation, what is released? Ovum is released. But more correctly, we should say secondary oocyte. Fighting नहीं करेंगे हम. Ovum निकलता है या secondary oocyte निकलता है, fighting नको. It depends on option. Secondary oocyte is more correct. क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल से अगर सीधा ओवम निकलेगा तो स्पर्म का काम क्या है फिर. मैं क्या बोला आपको, स्पर्म आने के बाद ओवम बनेगा. ठीक है. और एनसीईआरटी आपकी बुक, एनसीईआरटी बुक है ना, दोनों भी बात करती है. ओवम भी बोलते हो ना, कभी कभी सेकेंडरी oocyte बोलते रहते. मोर करेक्टली सेकेंडरी oocyte. So what is the layer name? What is the cells? What is the name of cells present around the primary follicle, secondary follicle, or tertiary follicle? What is the name of cells? The cells present around the ovarian follicles, they are called granulosa cells. कौन से cells? वो कल रखेंगे हम. ग्रैन्युलोसा सेल क्या काम करता है वो कल के लिए. ग्रैन्युलोसा सेल क्या करता है उसकी अलग है फिर फंक्शन. So what is the difference between primary follicle and secondary follicle? Size, definitely, obviously size is different. Number of layer of cells are different. Primary follicle is just surrounded by one layer of cells. Secondary follicle is surrounded by two layer of cells. Tertiary follicle is surrounded by some more layer of cells. Some layers are called
theca externa. Some layers are called theca interna, layer of cells. कुछ लेयर को थीका एक्सटर्ना बोलेंगे, कुछ लेयर को थीका इंटरना बोलेंगे। समझे? ऊजेनेसिस कैसा पढ़ना बोलते हो? ऊजेनेसिस जब आप बुक में पढ़ेंगे और नोट्स में देखेंगे, उसके बाद जो है आपके माइंड में पूरा फ्लो चार्ट बनना चाहिए। ओवरी के अंदर पहले मिलियंस ऑफ उगोनिया रहते हैं, उसके बाद प्राइमरी oocyte बनता, उसके बाद प्राइमरी फॉलिकल बनता, एंड देन अरेस्टेड, get arrested, right, in diplotin stage, prophase 1, restart at puberty, right, again divide by meiosis 1, forming the larger cell and a smaller cell. ठीक है? Tomorrow we'll continue remaining. Thank you.